नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डीसी यादव और आप सभी का DCIS इंस्टीट्यूट पे स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे 11 अगस्त 2024 का करंट अफेयर्स, जो हमारे सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। हमारे साथ आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए DCIS इंस्टीट्यूट को। आज का अपना पहला सवाल है साथियों कि प्रथम बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ। जो पहला बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन है ये कहाँ पे संपन्न हुआ? तो ए दिल्ली, बी मुंबई, सी कलकत्ता या डी पुणे। इसका सही आंसर ऑप्शन ये नई दिल्ली में साथियों प्रथम बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ। सबसे पहले हम बात करते हैं कि बिम्स्टेक है क्या। बिम्स्टेक की अगर बात करें तो इसका पूरा नाम होता है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। यह एक क्षेत्रीय संगठन है जो बंगाल की खाड़ी के आसपास देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देता है और बिम्स्टेक की स्थापना 1997 में हुई थी, जिसमें बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, श्रीलंका, नेपाल व थाईलैंड जैसे देश शामिल हैं। इसका उद्देश्य आर्थिक विकास और सहयोग को बढ़ावा देना, तकनीकी सहयोग को बढ़ावा देना, व्यापार और निवेश को बढ़ावा देना, परिवहन व संचार को विकसित करना, ऊर्जा संसाधनों में सहयोग करना व सामाजिक और सांस्कृतिक विकास को बढ़ावा देना है। अब साथियों ये संपन्न हुआ है दिल्ली में, तो दिल्ली के बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। संवैधानिक रूप से दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है। आर्टिकल 239 में जो भारत का संविधान है इसमें दिल्ली को एक केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया है, जिसका जो सरकार में प्रतिनिधित्व करेगा इसका वो उपराज्यपाल यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर करता है। दिल्ली की अपनी एक विधानसभा है जहाँ पर 70 सीटें हैं और यहाँ से जो लोग चुन के आते हैं वो दिल्ली के प्रशासन में सहायता करते हैं। दिल्ली के पास अपना एक हाई कोर्ट है और स्थानीय स्वशासन के रूप में नगर निगम व अन्य स्थानीय निकाय होते हैं। अगला सवाल है दोस्तों कि हाल ही में किस राज्य ने अटेंडेंस नामक पोर्टल जारी किया है, चलाया है? उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़ या राजस्थान। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़ सरकार ने अटेंडेंस नामक पोर्टल जारी किया है। अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें साथियों तो छत्तीसगढ़ की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 2000 में। 1 नवंबर 2000 में मध्य प्रदेश से अलग होके छत्तीसगढ़ एक नया राज्य बना था। साथियों सन 2000 में 3 नए राज्य अस्तित्व में आए थे। जैसे मैंने बताया कि 1 नवंबर को मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ एक नया राज्य बना था, उसी तरीके से 9 नवंबर को उत्तर प्रदेश से अलग होकर उत्तराखंड एक राज्य बना था। बिहार से अलग होकर 15 नवंबर को झारखंड एक नया राज्य अस्तित्व में आया था। बात साथियों छत्तीसगढ़ की करें तो छत्तीसगढ़ में 3 प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान आपको देखने को मिलेंगे। इसमें गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान और इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान है। इसके अलावा साथियों छत्तीसगढ़ में लोक नृत्य परंपरा काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। तो राउत नाचा जो लोक नृत्य है ये पारंपरिक लोक नृत्य है छत्तीसगढ़ का। ये राउत समुदाय के द्वारा किया जाता है। पांडवनी, बीजा नाच, कारता नाच, ददरिया ये भी एग्जाम में पूछा जाता है और सुआ नाच जो सुआ जनजाति के द्वारा किया जाता है। ये सभी प्रमुख जो लोक नृत्य हैं ये छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य है। इसके अलावा साथियों छत्तीसगढ़ में 3 महत्वपूर्ण नदियाँ बहती हैं, जिसमें महानदी सबसे प्रमुख नदी है जिसे छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा कहा जाता है। छत्तीसगढ़ में ये 286 किलोमीटर बहती है, लेकिन पूरे भारत की बात करें तो ये छत्तीसगढ़ उड़ीसा से होते हुए जब बंगाल की खाड़ी में गिरती है तो पूरा रास्ता जो तय करती है वो 858 किलोमीटर का तय करती है। इसके अलावा शिवनाथ और हसदेव भी प्रमुख नदी है। महानदी साथियों ये धमतरी डिस्ट्रिक्ट के आसपास से सिहावा पर्वत से निकलती है, तो आप याद रखिएगा कि महानदी सिहावा पर्वत से निकलती है। इसके अलावा साथियों छत्तीसगढ़ में जनजातियाँ काफ़ी पाई जाती है, जैसा कि मैंने बताया। तो छत्तीसगढ़ में जो गोंड जनजाति है ये सबसे बड़ी जनजाति है।
जो विभिन्न क्षेत्रों में फैली हुई, लगभग पूरे छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में भी आपको ये जनजाति देखने को मिलेगी। अगर मैं छोटा नागपुर के आसपास के अगर राज्यों की बात करूं तो लगभग सभी राज्यों में गोंड जनजाति है, लेकिन छत्तीसगढ़ की जो सबसे बड़ी जनजाति है वो गोंड है। इसके अलावा दूसरी छत्तीसगढ़ की जो सबसे बड़ी जनजाति है वो है बैगा जनजाति। हल्बा, धुरवा, मुरिया, भतरा व पारधी नामक जनजातियां छत्तीसगढ़ में निवास करती हैं। अगला सवाल है कि आरबीआई यानी भारतीय रिजर्व बैंक ने यूपीआई के जो भुगतान सीमा अभी तक 1 लाख रुपया थी उससे बढ़ा के कितना रुपया कर दिया है? 2 लाख, 3, 4, 5। इसका सही आंसर ऑप्शन डी। साथियों, जिस तरह हम पेमेंट करते थे यूपीआई में, जैसे गूगल पे, फ़ोन पे, अभी तक हम एक साथ मैक्सिमम जो ट्रांजैक्शन कर सकते थे वो 1 लाख था। अब आरबीआई ने इसे बढ़ा के 5 लाख कर दिया है। अगर मैं यूपीआई की बात करूं साथियों, तो यूपीआई का पूरा नाम होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, जो एक डिजिटल भुगतान प्रणाली है जो भारत में उपयोग की जाती है, लेकिन अब इसका प्रचलन अन्य देशों में होने लगा है। ये सीधे बैंक से भुगतान होता है, इसका एकल खाता संख्या के साथ जुड़ी होती है और मोबाइल से भुगतान कर सकते हो आप। काफ़ी सुरक्षित है और बैंक की जानकारी साझा किए बिना आप किसी के साथ ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। तो यूपीआई जो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है, ये अब इसमें एक साथ आप मैक्सिमम 5 लाख तक का पेमेंट कर सकते हैं साथियों। जैसा कि आप जानते हैं, बैंकिंग संबंधी सभी प्रणालियों के लिए जो देश का सबसे बड़ा निकाय है वो है आरबीआई यानी भारतीय रिजर्व बैंक। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई थी आरबीआई एक्ट 1934 के तहत। शुरुआत में साथियों जब इसने काम अपना संभाला तो इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में था, बाद में इसको मुंबई ट्रांसफ़र कर दिया गया। 1949 में राष्ट्रीयकरण करके भारत सरकार ने इसे अपने अधीन कर लिया। 1969 में जब 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, उस समय ये आरबीआई के देखरेख में हुआ था। अगर आरबीआई संरचना की बात करें तो आरबीआई में जो सर्वोच्च निर्णय वाला निकाय होता है वो होता है सेंट्रल बोर्ड यानी केंद्रीय बोर्ड। केंद्रीय बोर्ड में टोटल होते हैं 21 सदस्य, जिसमें गवर्नर, डिप्टी गवर्नर, डायरेक्टर और सरकार द्वारा नामित सदस्य शामिल होते हैं। गवर्नर जो होता साथियों, ये केंद्रीय बोर्ड का अध्यक्ष होता है और बैंक का मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ भी होता है। डिप्टी गवर्नर दूसरा सबसे बड़ा वरिष्ठ अधिकारी होता है इसका। इसके अलावा साथियों इसमें बहुत सारे विभाग होते हैं, जैसे मौद्रिक नीति विभाग, बैंक नियमन विभाग, मुद्रा प्रबंधन विभाग। इसके देश भर में 31 क्षेत्रीय कार्यालय आपको मिलेंगे जो बैंक और वित्तीय संस्थानों की देखभाल करते हैं। अगला सवाल है साथियों कि हाल ही में भारत के जो विदेश मंत्री हैं सुब्रमण्यम जयशंकर साहब, वो किस देश की यात्रा पे गए हैं? यूक्रेन, बांग्लादेश, मालदीव या श्रीलंका? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी। मालदीव के साथ जो हमारे रिश्ते हैं वो कई सालों से खटास में चल रहे हैं। चीन अपनी पैठ बनाने में मालदीव में लगा हुआ है। आप सभी लोग जानते होंगे ये इंडिया है, ये है आपका अरेबियन सी। अरेबियन सी में आपको यहाँ पर लक्षद्वीप मिलेगा, लक्षद्वीप के नीचे आपको आरबीआई मिलेगा। अगला सवाल है साथियों कि पेरिस ओलंपिक 2024 में फ्री स्टाइल कुश्ती में अमन सेहरावत ने कौन सा पदक जीता? स्वर्ण, रजत, कांस्य या कांस्य और रजत दोनों? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ब्रॉन्ज मेडल जीता है अमन सेहरावत ने कुश्ती में। एक सिंगल जो सिल्वर मेडल आया है साथियों वो नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक में दिलाया है। जबकि गोल्ड पाकिस्तान के अरशद नदीम को मिला था, जिन्होंने ओलंपिक के सभी रिकॉर्ड को ध्वस्त करते हुए 92.87 के आसपास भाला फेंका था। जबकि नीरज दूसरे स्थान पर रहे, इसलिए नीरज को सिल्वर मेडल के साथ संतोष करना पड़ा। साथियों अरशद नदीम ने जो फेंका वो 92.97 के आसपास था। और मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि जो नीरज चोपड़ा ने सिल्वर जीता वो किसी गोल्ड से कम नहीं है। नीरज चोपड़ा को DCIS इंस्टीट्यूट की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं।